तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी किनके कंधों पे थी? मायावती जी के कंधों पे थी ना? प्रकाश राव अंबेडकर के कंधों पे थी ना? रामदास अठावले के कंधों पे थी ना? चिराग पासवान के कंधों पे थी ना? जतिन राम मांझी के कंधों पे थी ना? कहां है सब लोग? आधे से ज्यादा तो सरकार चलवा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, और चिराग पासवान जी तो कह रहे हैं कि मैं तो हनुमान हूं। बड़े गजब की बात है यार। जिस हिंदू राष्ट्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिरे से नकार दिया, बाबा साहब ने कहा कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए अभिशाप होगा, आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, एक लाइन में डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया 1952 के आम चुनाव में। हमारे लोग उनके साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं, हमारे लोग, हमारे नेता उनके लिए गुजरात में जाकर के वोट मांग रहे हैं। आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला दिल्ली के रामलीला मैदान में फूंका था, और उसी आरएसएस को 22 जून 2002 को 10 लाख रुपए का चंदा बसपा ने दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं समझता हूं कि विश्व के पटल पर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस सड़ी गली व्यवस्था को अग्नि के हवाले कर दिया, यानी मनुस्मृति को जला दिया। और वो अकेले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने पहले कानून को जलाया और दूसरा कानून बना करके देश को समर्पित किया कि अब इस रास्ते पर आपको चलना है। जब भारत का संविधान भारत के लोगों को दिया गया तो बड़ी उम्मीद थी कि देश में सब समता, बंधुता, सबको न्याय, सबको बराबरी मिलेगी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए गए अपने 55 मिनट के भाषण में यह आशंका जताई थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको मानने वाले, उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा, और संविधान को चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा साबित होगा। आज जो लोग संविधान में कमियां निकाल रहे हैं, आज जो लोग संविधान को गलत बता रहे हैं, वो अनपढ़ और कुपढ़ लोग ये नहीं बताते हैं कि 78 साल से इसी संविधान के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। क्यों इस संविधान को वो लोग गलत बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं? और ये कौन से लोग हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनको राहुल नागपाल के शरीर पर ये व्हाइट शर्ट अच्छी नहीं लगती है, जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलता हुआ प्रोफेसर रतनलाल लक्ष्मण यादव अच्छा नहीं लगता है, जिनको मर्सिडीज में जाते हुए दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, ये वही लोग हैं। जब कोई गाड़ी 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की बढ़िया गाड़ी रोड पर सू करके जाती है और उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है जय भीम, नमो बुद्धाय, सत साहिब, कुछ भी लिखा होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिग्नेचर होता है, बाबा साहब की फोटो होती है, बुद्ध की, रैदास की, कबीर की कोई फोटो होती है, और उसके पीछे जब 2 व्हीलर पर कोई मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति जा रहा होता है तो उस गाड़ी को देख करके वो गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को भी गाली देता है, संविधान को भी गाली देता है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी गाली देता है। क्योंकि उसको ये हजम नहीं होता है कि वो 5000 के टूटे स्कूटर पर चले और उसके सामने से 50 लाख की गाड़ी में बैठ करके कोई वो दलित, वो पिछड़ा, वो OBC जाए, वो उसको हजम नहीं होता है। हजम हो भी कैसे जाएगा? हमारे पुरखों ने जिनको उनके दरवाजों के सामने से जूते हाथ में जूते पहन करके चलने की अनुमति नहीं थी। अभी डॉक्टर रतनलाल कह रहे थे कि हर गांव में एक दक्षिण टोला है। हमको अपनी अनुमति से गांव में बसने की अनुमति नहीं थी, अपनी इच्छा से कि हमें किस दिशा में बसना है। वो तय करते थे कि दलितों के, अछूतों के मकान किस दिशा में होंगे। आज जब मैं देखता हूं कि उस संविधान की वजह से जो सिस्टम बना, और जो सिस्टम में मैं देखता हूं DDA में, दिल्ली विकास प्राधिकरण हो, GDA हो, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उसमें जब मैं देखता हूं क्या उसमें वो सिस्टम नहीं है। ऊपर के माले पर ब्राह्मण नहीं रहेगा, ऊपर के माले पर दलित रहेगा, नीचे के माले पर ब्राह्मण रहेगा, उसके नीचे के माले पर और कोई रहेगा। ये सरकारी सिस्टम है। ये सरकारी सिस्टम कब बना? ये सरकारी सिस्टम जब बना जब इस देश में संविधान लागू हुआ। तो इस संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी उन कंधों पर मैं समझता हूं कि ज्यादा है जिनको बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ संविधान से मिला है। और वो लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं वो करेंगे। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन भी विरोध हो रहा था, और आजादी के 78 साल के बाद भी वही लोग हैं जो संविधान को माथे से तो लगाते हैं,
सदन में जाते वक्त कहते हैं कि संविधान हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन तिल तिल करके रोज संविधान को वो लोग मार रहे हैं। तो ऐसे दौर में हमें चाहिए उन तमाम अम्बेडकरवादी लोगों को, कबीरवादी, नानकवादी, रैदासवादी, जो भी SC ST OBC के एकाकी पर बात करने वाले लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि उस दौर में वो संविधान की लड़ाई को लड़ें। मैं तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद करता हूं। अभी मैंने एक वीडियो में बोला तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा जब लड़ाई दो हिस्सों में बट गई हो, एक हिस्से में वो लोग हों जो संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हो, और एक हिस्से में वो लोग हों जो संविधान को बचाए रखने की बात कर रहे हो, तो मेरे जैसे आदमी की, जिसको संविधान की वजह से सब कुछ मिला है, जिसको पूरे समाज को संविधान की वजह से सब कुछ मिला है, तो मेरे जैसे आदमी की, राहुल नागपाल की ड्यूटी क्या बनती है? मैं किस तरफ जाकर के खड़ा हूं? संविधान के विरोधियों में जाकर के खड़ा हूं या संविधान को बचाने वालों में जाकर खड़ा हूं? तो मुझे लगता है कि मुझे संविधान के बचाने वालों में खड़ा होना चाहिए। आज वो काम राहुल गांधी, उनके इंडिया गठबंधन बेहतर तरीके से कर रहा, तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। कल को कोई दूसरा आदमी भी करेगा तो मैं उसका भी समर्थन करूंगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं थोड़ी सी कड़वी बात भी कहता हूं। हालांकि प्रोफेसर रतनलाल साहब का पूरा 50 मिनट का भाषण अभी वो देकर के गए, तो कुछ कहने सुनने को ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को कुछ एक बात। वो ये है कि देखिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिन राजनीतिक दलों को हमने बड़ी उम्मीद के साथ बनाया था, हमारे पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चंदा दिया, हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, हमें कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारे हाथ में सिस्टम होगा तो हम ये करेंगे। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में, और उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां का जाटव चमार इतना मजबूत था, आज से 100 साल पहले भी उसके पास जमीनें थी, सब कुछ था, उसका शोषण अत्याचार नहीं हुआ। अगर 4 बार सरकार रहने के बाद में अगर उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और नोएडा और अलीगढ़ और एटा और मैनपुरी जो गढ़ है, जिसको दलितों की राजधानी कहा जाता है, अगर वहां आज जाटव चमार की बारात घोड़ी पर चढ़ने से रोकी जा रही है, तो फिर मैं समझता हूं कि सरकार बनाना समस्या का समाधान नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार बनाना समस्या का समाधान है। सरकार बनाने से कुछ लोग करोड़पति बन गए होंगे, कुछ लोग 1000-2000 के मालिक हो गए होंगे, 1000-2000 करोड़ के मालिक हो गए होंगे, कुछ लोग 1000-1200-1500 करोड़ के बंगले में रह रहे होंगे, रहिए, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर चाहते तो दुनिया के सबसे अमीर हो जाते, भारत के अमीर व्यक्ति तो हो ही जाते, दलितों में उनसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कोई नहीं होता। लेकिन वो जब मरे थे, जब उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो हम जब पढ़ते हैं उनके साहित्य को तो पता चलता है कि उन पर किताब वालों को भी पैसे थे, उधार किताब ले आते थे कि बाद में दे देंगे, उनका भी कर्जा रह गया था, बैंक का लोन था, कांग्रेस सरकार से 6 लाख रुपए चंदा लिया था, कर्जा लिया था फ्री में हॉस्टल बनाने के लिए, वो कर्जा भी रह गया था, बाद में इंदिरा गांधी जी ने माफ किया था वो कर्जा। वो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो अपने लिए क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग 1000 करोड़ के बंगले में रहते हैं, उनका भतीजा 1500 करोड़ के बंगले में रहता है, जिसने कभी किसी खंबे पर चढ़कर के पार्टी का झंडा नहीं बांधा। तो मुझे दुख होता है, उस राजनीतिक दल को बनाने के लिए हजारों लोगों ने शादियां नहीं की, और जिन्होंने शादियां कर ली उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि पैसा नहीं है, लड़कियां 30-30 साल की हो गई, अनमैरिड हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक दल जब बनाया था, जिन उम्मीदों के साथ बनाया था, और आज वो राजनीतिक दल अगर हमारी भावनाओं पर खरा नहीं उतर रहा है देश भर के अंदर, तो हमको चाहिए कि जो आदमी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाए रखने की बात कर रहा हो, जो आदमी हमारे हक हकूक की बात कर रहा हो, जो आदमी 1585 की बात कर रहा हो, जो आदमी हिस्सेदारी की बात कर रहा हो, तो उस आदमी के हाथों को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी प्रोफेसर रतनलाल ने कहा उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो लोगों ने खूब साफ सोशल मीडिया पर 2-3 दिन 4 दिन तक हल्ला किया, अरे साहब ये तो हरिजन हो गए, ये तो दरिजन हो गए, तो फला फला पता नहीं कौन कौन से जन हो गए। अरे मैंने कहा भाई, किसी ने हरिजन कहा, किसी ने दरिजन कहा, तुमने बहुजन कहा, कुछ मत करो, इनको जन रहने दो। ये जिस दिन जन बन जाएंगे ना, हम तमाम लोग जब जन बन जाएंगे, तो तब जनगण मन बन जाएगा, इसमें कोई वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक बात और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं पत्रकार आदमी हूं, मेरा काम लिखने पढ़ने का है, आंदोलन में जाता हूं, दलित राजनीति को बेहतर समझता हूं, दलितों की समस्याओं को बेहतर समझता हूं, उस पर लिखता हूं, बोलता हूं, पढ़ता हूं। मैं एक बात तमाम लोगों से कहता हूं, अभी प्रोफेसर रतनलाल ने जो बात कही, मैं थोड़ी सी उसको और लंबी कर देता हूं। अगर पिछली बार एक नारा लगा नेक्स्ट पीएम बहन जी, तो बसपा के मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि चलिए मैं मान लेता हूं कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री बन गई नेक्स्ट पीएम बहन जी, तो मुझे 50 लोगों के नाम बताइए जो मंत्री बनेंगे। कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन चाइना के मामलों का मंत्री बनेगा, कौन विदेश नीतियों का, तुम्हारे पास में 50-100 आदमी ऐसे नहीं हैं जिनके सहारे हम सरकार चला सकें। तो फिर ऐसे झूठे नारे क्यों लगा रहे हो भाई? तुमको प्रधानमंत्री बना भी दिया गया खुश करने के लिए समाज को, समाज का वोट लेने के लिए किसी ने तुम्हें बना भी दिया, तो फिर भी सिस्टम उन्हीं के हाथ में रहेगा। मंत्री वही बनेंगे, IAS वही रहेंगे, सिस्टम वही चलेगा। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद में कुछ नहीं हुआ।
लिहाजा सिस्टम को बनाना है। तमाम लोग कहते हैं जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें देश का हुक्मरान बनना है। मैं लोगों से पूछता हूं, बताइए बताइए जरा बात कब कही थी बाबा साहब ने? इतनी बात कही थी, इसके आगे पीछे भी कुछ कहा था? कौन से भाषण में कही थी? कौन सी किताब में लिखी है? कहां कही थी? तुम्हारे कान में आके कही थी? क्या काशीराम जी को आकर फोन पर बोला था बाबा साहब ने, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें इस देश का हुक्मरान बनना है? कहीं तो कही होगी ना ये बात। किस संदर्भ में कही थी? बाबा साहब 1948 के आसपास एक भाषण दे रहे हैं मद्रास में, और उसमें बाबा साहब का पूरा भाषण है, पढ़िए जाकर के उसको। बाबा साहब उसमें कह रहे हैं कि हमको पृथक निर्वाचक नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि हमारा भाग्योदय नहीं होगा, लेकिन हमको जो मिला है फिर भी बहुत कुछ मिला है। हमें खुशी है अगर आज हमारे समाज के 4 बच्चों को नौकरी मिलती है तो मैं उसको सेलिब्रेट करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद पूना पैक्ट 1942 तक सेलिब्रेट किया है, और बाबा साहब ने कहा था कि अब हमें बड़ा काम करना है, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें इस देश की हुक्मरान जमात बनना है। हुक्मरान जमात बनना है। हुक्मरान बनने में और हुक्मरान जमात बनने में फर्क होता है। हुक्मरान जमात का मतलब है मेरे समाज में लाखों आईएएस हो, लाखों पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, सीए हो, वो तमाम लोग हों जो देश को चलाने वाले लोग हैं। जमात जब हमारे हाथ में होगी, ऊपर बैठा हुआ प्रधानमंत्री कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सिस्टम में हम लोग रहेंगे तो ये देश पर राज हमारा होगा। ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए पेश कर लिया, और आजकल होता भी यही है। जिसको बाबा साहब एक विशाल काय हाथी है, किसके हाथ में सूंड लग जाती है तो कहता है बाबा साहब ऐसे हैं, किसी के हाथ में पूंछ लग जाती है वो कहता है बाबा साहब ऐसे हैं, किसी के हाथ में पेट लग जाता है वो कहता है बाबा साहब ऐसे हैं। अरे बाबा साहब ऐसे नहीं है जैसे तुम देख रहे हो, बड़ी आंखों से देखो, बाबा साहब बहुत बड़े हैं। जब आप बाबा साहब को पढ़ोगे समझोगे तो बाबा साहब जो 1944 और 45 और 42 में कह रहे थे, अपने मेरठ के भाषण में कह रहे थे, लखनऊ के भाषण में कह रहे थे, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज साबित हो रही है। बाबा साहब इतने दूरदर्शी थे। हम लोगों ने बाबा साहब को उल्टा खड़ा कर दिया। मैं तो रतनलाल जी के साथ चर्चा करता रहता हूं, वीडियो बनाता रहता हूं, समाज का कैसी नशा उतरे, कैसी तो नशा उतरे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम ऐसे लोगों को राजनीति में लाएंगे जिनको राजनीतिक समझ हो। बाबा साहब ने रिपब्लिकन स्कूल खोला था, वो नेताओं को ट्रेनिंग देते थे कि नेता को अच्छा भाषण देना आना चाहिए, उसको बित्वर बोलना आना चाहिए, उसको भारत की राजनीति पर पूरी उसकी फिक्र नजर होनी चाहिए। हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, हम तो इनको साइकिल वाले को एमएलए बनाएंगे, हम तो जूते घिसने वाले को एमएलए बनाएंगे, हम तो जो मजदूरी कर रहा है भैया उसको समझ नहीं है राजनीति के रह की, अगर वो एमएलए बन भी जाएगा तो करेगा क्या सदन में जाकर के, ये तो बता दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भी कहा, बाबा साहब जैसे कहा कि बाबा साहब ने कहा हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम तो अछूत हैं, उन्होंने तो कहीं नहीं कहा बहुजन शब्द, कहीं प्रयोग नहीं किया, पूरा उनकी किताबें पढ़ लीजिए। लेकिन हमने विपरीत कहा नहीं, हम बहुसंख्यक हैं, हम तो 85% हैं। ठीक है, हमने 85% मान भी लिया, तो मैं एक सवाल करता हूं, आप भारत में होने वाली दलितों के ऊपर एट्रोसिटी का पूरा डेटा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है उसमें ओबीसी का कितना बड़ा रोल है। आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो जातियां अपने आप को ओबीसी मान ही नहीं रही हैं, पिट रही हैं। अब तो यादव यूपी में पिट रहा है, कथा वाचने के नाम पर सर पर मुंडन कर दिया गया, ऊपर मूत्र छिड़क दिया गया घरवाली का, उसके बावजूद भी यादव अपने आप को शूद्र मानने को तैयार नहीं है। जाटों का रोज शोषण हो रहा है, उनको ब्राह्मणों ने गाली दी जाटों को, मैं मंच से बोल रहा हूं। अरे ये तो अनपढ़ गवार है, 16 दूनी 8 हैं, 16 दूनी 8 हैं, इनके लिए तो सब कुछ उल्टा है। आज उन्हीं जाटों के लड़के गाड़ी के पीछे लिख करके घूमते 16 दूनी 8, मतलब जाटों को गाली दी गई और जाटों ने स्वीकार कर ली, उसका विरोध नहीं किया कि 16 दूनी 8 नहीं होते, 16 दूनी 32 होते हैं। तो क्या वो आपका साथ देंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश का गुर्जर आपका साथ देगा? कितने पटेल हैं जो आपके साथ आंदोलन में? इक्का दुक्का जो लोग इन जातियों से आ गए उनका धन्यवाद है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ओबीसी समाज को चाहिए वो पहले अपने लोगों को तैयार करें। लक्ष्मण यादव हमारे मंच पर आकर के भाषण दें, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यादवों का बड़ा मंच लगे और लक्ष्मण यादव वहां जाकर के भाषण दें। मैं चाहता हूं कि नीरज पटेल इस मंच पर आकर के भाषण दें, शंभू सिंह पटेल इस मंच पर आकर भाषण दें, उनका स्वागत है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि पटेलों का बड़ा सम्मेलन हो। कल रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती थी 102वीं। हमारे पटेल साथी पत्रकार है, मैंने उनसे पूछा, मैं तुमने रामस्वरूप वर्मा तो पटेल थे, उन्होंने 500 रामायणों की होली जला दी थी जो जून 1975 में, तो क्या तुमने रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर कोई वीडियो चलाया? क्या नहीं, हमें पता नहीं। जब तुम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हो तो पटेलों को चाहिए कि वो पटेलों की बड़ी जनसभा करें और वहां जाकर के फिर बताएं कि रामस्वरूप वर्मा कौन थे। जाटों को चाहिए वो जाटों की बड़ी पंचायत करें, फिर वहां जाकर के बताएं चौधरी महाराज सिंह भारती और क्या नाम है सर छोटू राम और भगत सिंह कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी। पालों को चाहिए कि वो पेरिया रामास्वामी नायकर को पढ़ें और अपने समाज को पढ़ाएं।
माली समाज को चाहिए कि वो फूले को पढ़े। जब वो अपने अपने महापुरुषों को पढ़ करके आएंगे तब इस देश के अंदर बहुजन समाज बनने की संभावना है। उससे पहले कोई बहुजन समाज नहीं बनना है, ये मैं आप लिख लीजिए स्पष्ट रूप से। और एक बात और कह देता हूं, इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। वो गांव में बेचारा जो 2 जून की रोटी के लिए मेरे समाज का व्यक्ति लड़ रहा है, मेरी बहन बेटियां जो दूसरे के खेतों में काम कर रही हैं, उनको कुछ पता नहीं है ABCD का। ये वीडियो अब हमारे जैसे लोगों के गांव देहात में मोबाइल में जाने लगे हैं, तो अब कुछ जागरूकता आई है पिछले 2, 4, 5, 10 साल से। तो मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को तैयार करिए, जो पत्रकारिता कर सकते हैं उनको पत्रकार बनाइए। 1 लाख राहुल नागपाल जैसे पत्रकारों की जरूरत है इस देश के अंदर। अकेले मुझसे, शंभू से या 2, 4, 5 जो हमारे गजेंद्र भाई जैसे जो लोग हैं, इनके बस की काम चलने वाला नहीं है। मनोज अंतानी से काम चलने वाला नहीं है। 50,000 बनाइए। अब तो मोबाइल तुम्हारे हाथ में, डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। 100 साल के बाद में भी कोई इस भाषण को सुन सकता है। मेरे को राहुल नागपाल जब ये चिंता जता रहा था अम्बेडकर भवन में, मैं रहूं ना रहूं कालखंड में, लेकिन ये वीडियो रहेगा। पहले उनके हाथ में कलम थी, हमारे हाथ में कलम नहीं थी। उनके मुंह में जुबान थी, हमारे मुंह में जुबान थी, लेकिन हम बोल नहीं सकते थे, हम पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन आज आपके हाथ में जो मोबाइल है 15,000 का, 20,000 का, इसका उपयोग करिए। अपने बच्चों से कहिए कि पूरे दिन गेम मत खेलिए, सास बहू के सीरियल मत देखिए, इस पर कुछ ऐसा काम भी करिए जिससे कम से कम आपकी सोसाइटी को कुछ लाभ हो। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते हो तो उनको गाली देना बंद करिए जिन्होंने आपका सत्यानाश कराया। आज की तारीख में तो हमारा सत्यानाश हमारे नेता और हमारे ही कुछ बुद्धिजीवी लोग भी कर रहे हैं। बताइए, मैं तो एक बड़ा सवाल और कर देता हूं कि जब संविधान को बचाने की बात हो तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी किन के कंधों पे थी? मायावती जी के कंधों पे थी ना? प्रकाश राव अंबेडकर के कंधों पे थी ना? रामदास अठावले के कंधों पे थी ना? चिराग पासवान के कंधों पे थी ना? जतिन राम मांझी के कंधों पे थी ना? कहां है सब लोग? आधे से ज्यादा तो सरकार चलवा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, और चिराग पासवान जी तो कह रहे हैं कि मैं तो हनुमान हूं। बड़े गजब की बात है यार। जिस हिंदू राष्ट्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिरे से निकाल दिया, बाबा साहब ने कहा कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए अभिशाप होगा, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1952 के घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन RSS और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। एक लाइन में डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया 1952 के आम चुनाव में। और हमारी सरकार, हमारे लोग उनके साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। हमारे लोग, हमारे नेता उनके लिए गुजरात में जाकर के वोट मांग रहे हैं। और एक बात बता देता हूं, जिस RSS ने 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला इसी रामलीला मैदान में फूंका था, तारीख लिख लेना, 12 दिसंबर 1949 को RSS ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला दिल्ली के रामलीला मैदान में फूंका था, और उसी RSS को 22 जून 2002 को 10 लाख रुपए का चंदा बसपा ने दिया था। तारीख बता रहा हूं दोनों। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं और किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस नागनाथ थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने दलितों का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया, तो कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी है चमचा युग। कई बार लोग हमें भी कहते तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिखी है। मैंने कहा भाई मैं तो राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिखी, तो मैंने वो किताब पढ़ी। जब मैंने उसकी प्रस्तावना पढ़ी तो फिर आगे पढ़ने का मन नहीं किया, फिर मैंने वो 2 बार 3 बार पढ़ी। उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो कांशीराम जी उसमें खुद कह रहे हैं 1982 में उस किताब को लिखते वक्त कि 20 लाख सरकारी कर्मचारी दलित समाज के अभी भारत में हैं, क्योंकि वो तो वामसेप चला रहे थे उस समय पे, तो उनको पता था सरकारी कर्मचारियों का संगठन था वामसेप। अगर 20 लाख सरकारी कर्मचारी 1982 में थे, देश आजाद कब हुआ? 46 में। संविधान कब लागू हुआ? 50 में। यानी मात्र 30 साल की आजादी में इस देश में दलित समाज के 20 लाख सरकारी कर्मचारी, अकॉर्डिंग कांशीराम, मेरा नहीं है कथन, जाके पढ़ लेना चमचा युग में। तो बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था की, उस आरक्षण की व्यवस्था के चलते आजादी के महज 30 साल में, 32 साल में 20 लाख सरकारी कर्मचारी हमारे समाज में हुए। एक आदमी की जब नौकरी लगती है, साहब बैठे हैं बेहतर जानते हैं, तो जितने लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है बेहतर जानते हैं, एक आदमी की जब नौकरी लगती है तो 4 आदमी गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं। एक जिसकी लगी है वो, एक उसकी पत्नी और 2 उसके बच्चे। इन 4 आदमियों का जीवन बेहतर हो जाता है। और जो लोग बड़ी नौकरियों में होते हैं वो अपने रिश्तेदारों का भी भला कर देते हैं, वो अपने पड़ोसियों का भी भला कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि 4 आदमियों का भला हुआ है तो 1 करोड़ आदमी दलित समाज का, जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, 1 करोड़ आदमी 1982 तक गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया। 1 करोड़ आदमी 1982 तक बेहतर जीवन जी रहा था कांशीराम जी का अकॉर्डिंग। और कांशीराम जी उस किताब में एक बात मजे की लिखते हैं। कांशीराम जी कह रहे हैं कि ये चमचा युग चल रहा है,
1932 में पूना पैक्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ, वो किन हालातों में हुआ मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन हुआ। और होने के बाद में उसकी 50वीं वर्षगांठ 1982 में जब मनाई जा रही थी, तो कांशीराम जी ने कहा कि ये 1932 से लेकर के और 1982 तक जो आया है ये चमचा युग है, और इस बीच में जितने लोग भी पैदा हुए हैं वो सब चमचा हैं, और ये सरकारी कर्मचारी तो चमचों के चमचा हैं, और इस चमचा युग को हम 10 सालों में खत्म कर देंगे, यानी कि 1992 तक। 92 तक चमचा युग यानी सरकारी कर्मचारियों को खत्म करने की बात तो कांशीराम जी कह गए, मैं नहीं कह रहा हूं, जाके पढ़ लो। चमचा युग में कांशीराम जी कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी तो चमचों के भी चमचे हैं, और इस चमचा युग को हम 1992 तक खत्म कर देंगे। यानी कि अब आप मुझे बताइए, उस किताब में ना कहीं आरएसएस का विरोध है, ना कहीं जनसंघ का विरोध है, ना कहीं हिंदू महासभा का विरोध है, किसी हिंदूवादी संगठन का कोई विरोध नहीं है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी दो दो हाथ करते रहे, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं कांशीराम जी का बेहद सम्मान करता हूं, मायावती जी का बेहद सम्मान करता हूं। ये दलित नेता जो हिंदू धर्म की पालकी ढो रहे हैं और जिनके कंधों पे चढ़ करके हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मैं इनका बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन कब तक करूं? जब मेरे बच्चों के हाथ से नौकरी जारी हो। मेरे ताऊ ने 10वीं करने के बाद में, 12वीं करने के बाद में वो सोचता था मैं 2 नौकरी करूं, एलडीसी बनूं, डीटीसी में कंडक्टर लगूं, पोस्ट ऑफिस में लगूं, रेलवे में लगूं। वो 10वीं करने के बाद में 3-3, 4-4 नौकरियों का ऑफर था। आज उसका बेटा एमटेक करने के बाद में उतनी तनख्वाह पे काम कर रहा है जितनी मेरे ताऊ को पेंशन मिलती है। तो बताइए कौन सा राष्ट्र है भाई? जब हमारे लोगों का शोषण हो रहा हो और जिस संविधान की वजह से हमको सब कुछ मिला हो, उस संविधान को रोज जलाया जा रहा हो और ये कहा जा रहा हो कि हमें 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, और हमारे राजनीतिक दल 400 पार में सहयोगी हो, उनके 400 पार में सहयोगी हो, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, तो मुझे बताइए मैं मनुवादियों से लड़ूं या अपने वालों से लड़ूं? मुझे लगता है कि जरूरत अपने वालों से लड़ने की पहले है, और ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी है, तुम तमाम साथियों की जिम्मेदारी है। गांव-गांव, गली-गली जाइए, लोगों को तैयार कीजिए। हमारा पहला शत्रु आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और हमको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी को भी वोट करना पड़ेगा। हम वोट करेंगे, इनको हराएंगे, इनको रोकेंगे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले कबीर, नानक, रैदास की वैचारिकी को हम लोग सर के बल उसी दिशा में खड़ा करेंगे जिस दिशा में हमारे महापुरुषों ने कहा था। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम।